वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं रुद्रांगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहां पर हम ज्वालाबाई नाम की एक औरत को देखते हैं। तभी वहां पर एक आदमी ज्वालाबाई से आकर कहता है कि मालिश की बेटी आ चुकी है। ये सुनते ही ज्वालाबाई काफी खुश हो जाती है और वो बाहर मालिश की बेटी से मिलने जाती है, जो कि ज्वालाबाई को देखते ही गुस्से में ज्वालाबाई से कहती है कि मेरे पिता मालिश ने गाँव वालों के साथ मिलकर तुम लोगों के खिलाफ जंग लड़ी और अपना खून बहाया। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? उसकी ये बात सुनते ही ज्वालाबाई उससे कहती है कि तुम मालिश की बेटी नहीं हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दी जाए। अब ज्वालाबाई के इतना कहते ही ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम आजादी के कुछ साल पहले का समय देखते हैं। यहाँ हम छोटे मालिश और रुद्रांगी को देखते हैं जो साथ में खेल रहे होते हैं। दरअसल रुद्रांगी मालिश की बुआ की लड़की है और कुछ महीने पहले ही मालिश के माता पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। बाकी रुद्रांगी के माँ बाप की बात करें तो उनको पहले ही इस गाँव के जमींदार ने कर्ज न चुकाने की वजह से मार दिया था और यही वजह थी कि मालिश के दादाजी को अक्सर उसकी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि आजकल उनकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं होती। इसलिए वो मालिश को रुद्रांगी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोल देते हैं ताकि दोनों में पति पत्नी का रिश्ता हो जाए और इस रिश्ते की वजह से मालिश हमेशा रुद्रांगी का ख्याल रखे। इस बात का वादा वो मालिश से ले लेते हैं और ये वादा करने के बाद मालिश रुद्रांगी के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इसके अगले ही दिन गांव के जमींदार भुजंगराव के आदमी मालिश के दादाजी को बुलाने आते हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से खेतों में काम करने के लिए नहीं जा रहे होते हैं। दादाजी कहते हैं कि देखिए मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है और मैं अभी इस हालत में काम नहीं कर पाऊंगा, पर मैं जैसे ही ठीक होता हूँ वैसे ही काम पर आ जाऊंगा। अब उनकी ये बात जब भुजंगराव तक पहुंचती है तो वो बिल्कुल बौखला उठता है, क्योंकि मालिश के दादाजी ने काम पर आने से मना कर दिया होता है। इससे भुजंगराव के ईगो पर आती है चोट और उसके कहने पर मालिश के दादाजी को भुजंगराव के आदमी तेज रफ्तार गाड़ी में बैठाकर रस्सी के सहारे घसीटते हुए उसके सामने लेकर आते हैं। पर इतने से भी उस भुजंगराव का मन नहीं भरता और वो अपने आदमियों से मालिश के दादाजी को पीटने के लिए कह देता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसी बीच वहां पर मालिश और उसके पीछे रुद्रांगी भागती हुई आती है। मालिश भुजंगराव के पैरों पर गिरकर उससे अपने दादाजी को छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन भुजंगराव उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके आदमी मालिश के दादाजी को मारना जारी रखते हैं। यहाँ भुजंगराव मालिश और रुद्रांगी को दूर धकेल देता है, जिसकी चोट की वजह से रुद्रांगी तो बेहोश हो जाती है, लेकिन मालिश को इस वक्त अपने दादाजी ही दिख रहे होते हैं। वो एक गुलेर के जरिए भुजंगराव और उसके कुछ आदमियों पर वार करता है। फिर वो सभी की आंखों में धूल झोंक कर अपने दादाजी को छुड़ाने की कोशिश करता है, जो देखकर उसके दादाजी उसको भाग जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उनका अंत समय नजदीक आ चुका है। उनकी बात मानकर मालिश वहां से भाग खड़ा होता है। यहाँ भुजंगराव का आदमी उससे कहता है कि हमें उस लड़के को ढूंढकर मार देना चाहिए, जिस पर भुजंगराव कहता है कि मैं उस बच्चे को जब चाहूं तब मसल सकता हूँ। यहाँ वो रुद्रांगी को देखकर अपनी बीवी से कहता है कि तुम इस लड़की को बड़ा करो और जैसे ही ये 20 साल की हो जाएगी तब मैं इसके साथ सोऊंगा। साथ ही भुजंगराव ये भी कहता है कि पहले मुझको भीमराव को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि इस वक्त वही है जो मेरा राज इस गांव से छीन सकता है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। इसी के साथ हमें भीमराव को दिखाया जाता है जो कहीं बाहर से अपने खास आदमी करण के साथ गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी उसका रास्ता रोककर भुजंगराव के लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग भीमराव को मार पाते, वहां पर अपने गुलेर की मदद से भुजंगराव के कुछ आदमियों को मारकर मालिश भीमराव की मदद करता है, जो चीज भीमराव भी देखता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो उन लोगों को अकेले ही छोटे से चाकू की मदद से गाजर मूली की तरह काट डालता है। जिसके बाद वो मालिश को लेकर अपने पैलेस में आता है, जो कि वही पैलेस होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। भीमराव अपनी पत्नी मीराबाई से बताता है कि अगर ये बच्चा ना होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बचता। ये सुनते ही मीराबाई मालिश को अंदर बुलाकर उसे खाना खिलाती है, लेकिन मालिश का ऊपर बैठना भीमराव को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसको नीचे बैठने के लिए बोलता है। और जब मालिश खाना खा लेता है तो भीमराव उससे कहता है शेर हमेशा अपना बदला जरूर लेता है और मैं भुजंगराव को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ मालिश भीमराव से कहता है कि मैं आज से आपके लिए काम करूंगा और साथ ही आपके लिए मैं उस भुजंगराव को कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन भीमराव कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है, इसलिए जैसे ही सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसका साफ मतलब होता है कि मालिश को अपना बदला लेने और रुद्रांगी को छुड़ाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जिसके साथ ही हमें पूरे 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि भीमराव ने ज्वालाबाई नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली है, जो कि स्वभाव से काफी ज्यादा
ज्यादा घमंडी होती है, लेकिन उतनी ही वो निडर और साहसी भी है, क्योंकि मीराबाई की तरह वो भीमराव से डरती नहीं है। मीराबाई भीमराव के कहने पर ना चाहते हुए भी ज्वालाबाई का स्वागत करती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि मीराबाई प्रेग्नेंट है। खैर, जब ज्वालाबाई भीमराव के पास आती है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो भीमराव को मारना चाहते हैं। ज्वालाबाई अकेले ही उन सभी लोगों को एक पल में मार डालती है और इस तरह उसने भीमराव की जान बचा ली होती है। अब भीमराव को पता चलता है कि ये काम भुजंगराव का था, तो वो भुजंगराव को लाने के लिए मालिश को भेज देता है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और साथ ही उसे इस पल का न जाने कब से इंतजार था। वो भुजंगराव के घर में घुसकर उसके आदमियों समेत भुजंगराव को काफी बुरी तरह मारता है। फिर वो उसी तरह से भुजंगराव को घसीटते हुए भीमराव के पास लेकर आता है, जैसे कि भुजंगराव के आदमी मालिश के दादाजी को एक समय लेकर गए थे। यहाँ भीमराव मालिश से काफी ज्यादा खुश होता है और अपने हाथों से वो भुजंगराव को मौत देने के बाद मालिश से कहता है कि आज तुमने मुझे काफी खुश कर दिया है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग सकते हो। इस पर मालिश भीमराव से कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप नदी का पानी गांव वालों को इस्तेमाल करने दे, ताकि उन्हें पानी को लेकर जो दिक्कतें होती हैं वो ना रहें। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक स्कूल खोला जाए, ताकि हमारी अगली पीढ़ी कुछ पढ़ लिख कर समझदार बन सके। अब मालिश की बातें सुनकर भीमराव पानी वाली बात तो मान जाता है, लेकिन वो गांव में स्कूल खोलने वाली बात को टाल देता है। उसके बदले वो गांव को मुफ्त खाना कपड़ा वगैरह दे देता है, जो पाकर लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ भीमराव अच्छे से जानता है कि अगर ये गांव वाले पढ़ लिख गए तो ये फिर कभी उसके गुलामी नहीं करेंगे। फिलहाल भुजंगराव तो मारा जा चुका है, तो भीमराव ज्वालाबाई के पास अपनी सुहागरात मनाने के लिए जाता है, मगर तभी उसको वो पल याद आता है जब ज्वालाबाई ने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ हमें भीमराव की छोटी सी सोच के बारे में पता चलता है। दरअसल भीमराव का मानना होता है कि बहादुरी सिर्फ मर्दों के लिए बनी है। एक औरत को हमेशा कोमल, कम बोलने वाली और डरपोक होना चाहिए, जो कि एक मर्द के लिए शिकार की तरह है। जिस तरह एक शेर अपने शिकार को डरा कर मजे लेता है, उसी तरह भीमराव भी चाहता है कि ज्वालाबाई उसके सामने झुके। इसलिए वो ज्वालाबाई से कहता है कि जब तक तुम वैसी नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। ये बात ज्वालाबाई को काफी बुरी लगती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर भीमराव मीराबाई को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ गांव वाले नाच गा रहे होते हैं, जिनके बीच ज्वालाबाई की नजर मालिश पर पड़ती है और वो फैसला करती है कि वो मालिश को किसी भी तरह हासिल करके रहेगी। अगली सुबह जब भीमराव शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, तो उस दौरान ज्वालाबाई मालिश से मिलने के लिए जाती है। जहाँ वो मालिश को लड़ने की प्रैक्टिस करता हुआ देख उससे लड़ने के लिए जाती है और बातों ही बातों में उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा करती है, मगर मालिश तो उस पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं। लेकिन यहाँ ज्वालाबाई का इंटेंशन बिल्कुल साफ होता है। दूसरी ओर जंगल में शिकार करने के दौरान भीमराव की नजर एक साधारण सी गांव की लड़की पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो पागल हो जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर लाने लगता है। लेकिन वो लड़की बीच रास्ते में ही भीमराव को चकमा देकर भाग जाती है, पर भीमराव पर तो उसका फितूर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। वो अब सोते जागते सुबह शाम उसी के ख्यालों में खोया होता है। उसे किसी भी तरह वो लड़की चाहिए, इसलिए अगले ही दिन वो दोबारा से जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाता है, जो कि इस बार उसको कहीं नहीं मिलती। इसी बीच हम ज्वालाबाई को देखते हैं, जो अपनी दासियों से मालिश को उसके कमरे में भेजने के लिए बोलती है, लेकिन मालिश बिल्कुल आने से मना कर देता है। जो बात जब ज्वालाबाई को पता चलती है तो वो एकदम से बौखला जाती है और एक बंदूक लेकर सीधे मालिश के सीने पर लगा देती है। मालिश उससे कहता है कि देखिए ये गलत है, मालिक को धोखा मैं दे नहीं सकता, मगर ज्वालाबाई उसे बंदूक की नोक पर अपने कमरे में लेके आती है, जहाँ मालिश ज्वालाबाई से कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ना तो उसे धोखा दे सकता हूँ और ना ही मालिक को। ज्वालाबाई उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें इस पैलेस का राजा बना दूंगी, तुम्हारे लिए मैं उस भीमराव को जान से मार दूंगी और फिर तुम उसकी जगह ले लेना। अब ज्वालाबाई की ये बात सुनने के बाद भी मालिश उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। फिलहाल जब भीमराव घर आता है तो वो मालिश से उस लड़की को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, जिसे मालिश कुछ ही देर बाद लेकर भीमराव के सामने पेश हो जाता है। लेकिन वो भीमराव के पैरों पर गिर जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मालिश की बीबी रुद्रांगी है, जिसे मालिश ने उसी वक्त भुजंगराव की कैद से आजाद करवा लिया था जब वो भीमराव के कहने पर उसे मारने गया था। यहाँ मालिश भीमराव को सारी बात बताता है कि उसने बचपन में ही भीमराव को क्यों बचाया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर भुजंगराव से अपना बदला लेना चाहता था। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने बचपन में ही अपने दादाजी को वचन दिया था कि मैं रुद्रांगी पे आंच नहीं आने दूंगा, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ,
बाकी अगर आप मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं हंसते हंसते आपके लिए मर जाऊंगा। मालिश की ये बातें सुनकर भीमराव एकदम से बौखला जाता है। जो सब कुछ मीराबाई और ज्वालाबाई देख रही होती है, पर भीमराव मालिश को कुछ नहीं करता, बल्कि उल्टा वो मालिश को 1 एकड़ जमीन दे देता है और मीराबाई से कहता है कि तुम मालिश और रुद्रांगी की शादी धूमधाम से करवाओ, क्योंकि इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। अब भीमराव का यह फैसला सुनकर मीराबाई तो बहुत खुश होती है, लेकिन ज्वालाबाई इससे कुछ खास खुश नहीं होती। बाकी भीमराव के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है, क्योंकि वो इतनी आसानी से रुद्रांगी को तो छोड़ने वाला है नहीं। इसी बीच रुद्रांगी ज्वालाबाई से आशीर्वाद लेने आती है, जिसे मालिश ने भेजा होता है। वो ज्वालाबाई से बताती है कि मालिश हमेशा आपकी तारीफ करता रहता है। वो बोलता है कि आप ऊपर से तो एकदम कठोर हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक और नरम दिल। यहाँ ज्वालाबाई थोड़ा पिघल जाती है, लेकिन अगले ही पल वो रुद्रांगी पे भड़क जाती है। फिलहाल इन सब के बीच सारी रस्में वगैरह पूरी होती हैं और मौका देकर भीमराव मालिश के सामने अपना असली इरादा प्रकट करता है। वो उससे कहता है कि तुम बस एक रात के लिए रुद्रांगी को मेरे पास भेज दो, उसी के लिए तो मैंने तुम्हें जमीन दी है। यहाँ भीमराव की ये बात सुनकर मालिश को बहुत गुस्सा आता है और वो भीमराव से कहता है कि अगर किसने रुद्रांगी पर बुरी नजर डाली तो वो आज जिंदा नहीं बचेगा। जिसके इतना कहते ही वहाँ भीमराव के आदमी मालिश पर हमला कर देते हैं, जिन्हें मालिश पहले तो बहुत मारता है, लेकिन वो काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए आखिर में सभी मालिश को पकड़ लेते हैं। फिर भीमराव रुद्रांगी को पकड़कर मालिश को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ ज्वालाबाई उसके सर पर बंदूक रखकर उसे ऐसा करने से मना करती है। साथ ही वो मालिश से कहती है कि रुद्रांगी को लेकर यहाँ से जाओ, और मालिश बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके जाने के बाद भीमराव ज्वालाबाई को थप्पड़ मारता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इस बात पर ज्वालाबाई उससे कहती है कि आप खुद को शेर कहते हैं और इस तरह यहाँ पर बंद कमरे में शिकार कर रहे हो। अरे अगर आप सच्चे शेर हैं तो मालिश का शिकार खुले में करके दिखाइए, ताकि सबको पता चले कि एक शेर से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। यहाँ ज्वालाबाई ने मालिश का साथ दिया होता है और अपने दिमाग से वो भीमराव को भी संभाल लेती है। पर अब भीमराव जो करने वाला होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भीमराव चाहता है कि मालिश उसके पास खुद नाक रगड़ते हुए आए, क्योंकि उसे अपना ईगो बहुत प्यारा होता है। इधर मालिश रुद्रांगी के साथ जंगल में छिपा हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि भीमराव उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। यहाँ मालिश रुद्रांगी से पूछता है कि मेरी और तुम्हारी शादी बचपन में करवा दी गई थी, इसलिए तुम मेरे साथ मजबूरी में ना रहो। अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीनी है तो तुम आजाद हो। उस वक्त हम बच्चे थे और हमें ये सारी चीजें पता नहीं थी, लेकिन रुद्रांगी कहती है कि मैंने आपको पति माना है, तो अब अगर किसी को मेरे साथ रिश्ता बनाना है या शादी करनी है तो वो होगी मेरी लाश। रुद्रांगी का ये जवाब सुनकर मालिश काफी खुश होता है। वहीं दूसरी ओर भीमराव चारों तरफ मालिश और रुद्रांगी की खोज करवा देता है, पर उससे वो दोनों कहीं नहीं मिलते। जिस पर भीमराव अब गांव के सारे मर्दों और बच्चों को पकड़कर बुरी तरह मारने लगता है। वो बाकी औरतों से कहता है कि अगर तुम अपने पति और बच्चों को बचाना चाहती हो तो मालिश और रुद्रांगी को ढूंढकर मेरे पास लाओ। उसकी ये बात सुनकर सभी औरतें मालिश और रुद्रांगी के पास चली जाती हैं, पर वो दोनों को कुछ नहीं कहती, बल्कि बताती है कि कैसे भीमराव ने गांव की औरतों को इस्तेमाल किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम झुको। वो कहती हैं कि भले ही वो भीमराव हम सभी को मार दे, लेकिन इस बार हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। ये बात सभी औरतें भीमराव से भी कह देती हैं, जिस पर भीमराव अगले ही दिन करण के साथ अपने आदमियों को भेजकर गाँव की सभी औरतों के कपड़े खुले आम उतरवाने लगता है। जिस चीज का पता जब मालिश और रुद्रांगी को चलता है तो वो भीमराव का सामना करने का फैसला करते हैं। अब जब भीमराव के आदमी ये सब कर रहे होते हैं तभी मालिश वहां आकर उन सभी को काफी बुरी तरह मारता है। साथ ही वो करण से कहता है कि जाकर भीमराव से बोल दो कि ये गांव उसके बाप की जागीर नहीं और ना ही हम उसके गुलाम हैं, उससे जो बन पड़ता है कर ले। ये बात जब करण भीमराव से आकर कहता है तो वो गांव वालों को नदी का पानी भरने से रोक देता है। उसने वहां पर अपने आदमी तैनात किए होते हैं ताकि कोई भी गांव वाला उससे पानी न भर पाए। हालांकि इससे गांव वाले टूटते नहीं, भले ही उनके बच्चे और बाकी लोग प्यास से मर रहे होते हैं। इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं और हालत बद से बदतर हो जाते हैं। जो सब कुछ रुद्रांगी से देखा नहीं जाता और वो फैसला करती है कि मैं भीमराव से मिलने जाऊंगी, क्योंकि गांव वाले और मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ ना चाहते हुए भी मालिश रुद्रांगी का ही पक्ष लेता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि भीमराव से जीतना इतना आसान नहीं। दूसरी तरफ जब भीमराव ये सुनता है कि रुद्रांगी उसके पास आने के लिए मान गई तो वो गांव वालों के सामने एक और शर्त रखता है कि मालिश उसके सामने आकर उससे माफी भी मांगेगा, जिस चीज के लिए गांव वाले तो राजी नहीं होते, लेकिन रुद्रांगी और मालिश राजी हो जाते हैं।
मालिश तुरंत भीमराव के पास जाकर उससे माफी मांगता है, पर इतने से भी भीमराव का मन नहीं भरता। वो मालिश से कहता है कि तुम रुद्रांगी को दुल्हन की तरह सजाकर खुद मेरे पास लेकर आओ, और जैसे ही रुद्रांगी मेरे बेड तक पहुंचेगी नदी का पानी गांव वालों को पीने के लिए दे दिया जाएगा। इसके लिए भी मालिश मान जाता है और रुद्रांगी को तैयार करके भीमराव के पास छोड़ने के लिए जाने लगता है। वो भीमराव के महल में रुद्रांगी को जैसे ही छोड़ता है वैसे ही गांव को नदी का पानी इस्तेमाल करने को दे दिया जाता है। इधर रुद्रांगी आंख में आंसू लिए भीमराव के सामने जाती है, जो कि उससे काफी बुरी तरह पेश आता है। दूसरी तरफ ज्वालाबाई मालिश को ताना मारती है कि काश काश तुम उस वक्त मेरी बात मान गए होते तो आज तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, ना तो भीमराव जिंदा होता और ना ही रुद्रांगी यहाँ आई होती। दरअसल यहाँ ज्वालाबाई को नहीं पता होता कि मालिश ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो वहाँ करण आकर ज्वालाबाई को सब कुछ बता देता है, जिस चीज को सुनकर ज्वालाबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी के बीच मीराबाई को पेट में दर्द होने लगता है और अब वो समय आ चुका है जब उसका बच्चा होने वाला है, जिसकी आवाज को सुनकर ज्वालाबाई उसको संभालने जाती है। तो इधर नदी का पानी पीकर गांव वाले मरने लगते हैं, क्योंकि भीमराव ने गांव वालों को सजा देने के लिए पानी में जहर मिला दिया था। अब बाकी बचे गांव वाले सीधा महल पर धावा बोल देते हैं। तो इधर मीराबाई एक बच्ची को जन्म देती है। वो ज्वालाबाई से कहती है कि इस बच्ची को तुम किसी गांव वाले को दे दो ताकि ये उनकी समस्या और इंसानियत के बारे में सीख सके। अब इसे ही गांव की बागडोर संभालनी होगी, जिसके लिए ये करना जरूरी है। मीराबाई मालिश को बुलाकर उसे अपनी बच्ची दे देती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। साथ ही भीमराव के सामने रुद्रांगी भी मर जाती है, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले जहर खा लिया था, जिस बारे में जब मालिश को पता चलता है तो वो भीमराव को बुरी तरह मारता है, मगर उसे इस बच्ची को लेकर महल से निकलना भी है। मालिश और ज्वालाबाई लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान भीमराव भी गुस्से में बाहर आ जाता है और ये देखकर मालिश अपने दोस्त जना को मीराबाई की वो बच्ची देते हुए कहता है कि तुम इस बच्ची को शहर में पढ़ने के लिए भेजोगे ताकि जब भी ये यहाँ आए तो यहाँ गाँव वालों को भी शिक्षित करे। जना उस बच्ची को लेकर चला जाता है। तो इधर भीमराव ज्वालाबाई के साथ मालिश को भी मारते हुए बाहर ले जाता है, जहां गांव वाले खड़े हुए होते हैं, जिनमें से कुछ गांव वाले जब भीमराव को मारने के लिए बढ़ते हैं तो वो उन्हें अकेले ही काफी बुरी तरह मारता है। पर मालिश उसके पैर में रस्सी बांधकर उसको घसीटते हुए नीचे लाता है, फिर उसे मार कर बांध देता है। लेकिन भीमराव काफी ज्यादा ताकतवर है, वो बंधे होने के बावजूद भी खुद को आजाद कर लेता है और फिर उसकी और मालिश की जोरदार लड़ाई होती है, जिस बीच भीमराव मालिश के पेट में चाकू से वार करता है और मालिश वहीं घायल होकर गिर जाता है। फिर भीमराव जाकर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मालिश को मारने से बाकी गांव वाले उससे डर जाएंगे। पर उसे नहीं पता होता कि गांव वाले अब उसकी गुलामी नहीं करना चाहते, वो सब मालिश की तरफ हैं, भले ही वो हार रहा हो। इसी बीच मालिश भी खड़ा होता है, जिसकी तरफ ज्वालाबाई एक तलवार फेंकती है और वो भीमराव से दोबारा लड़ने के लिए जाने लगता है। साथ ही पीछे से ज्वालाबाई भी भीमराव को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भीमराव अपनी ही तलवार से अपना गला काटकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि गांव वाले अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भीमराव के मरने के साथ गांव वालों की गुलामी खत्म हो जाती है, मगर मालिश घायल होने की वजह से दोबारा गिर पड़ता है, जिसे ज्वालाबाई संभालती है। जिससे मालिश कहता है कि मेरा सपना है कि ये गाँव फूले फले और इस महल को एक स्कूल में बदल दिया जाए ताकि गाँव के हर घर में शिक्षा पहुँच पाए। वो ज्वालाबाई से वादा लेता है कि आप इस गांव को तब तक संभालेंगी जब तक मीराबाई की बेटी वापस नहीं लौट आती। इतना कहने के बाद वो भी मर जाता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट समय में आती है, जहां ज्वालाबाई मीराबाई की बेटी को ये कहानी सुना रही होती है। ज्वालाबाई उससे कहती है कि अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ और मालिश दोनों का सपना पूरा करो और गाँव के हर कोने में शिक्षा पहुँचाओ। मूवी के लास्ट सीन में हम भीमराव के महल को एक स्कूल में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, जिसमें अब बच्चे पढ़ते हैं और ये सब मालिश और रुद्रांगी की वजह से आज संभव हो पाया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।